नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का दिल्ली दौरा, संगठन में बदलाव के बीच सीएम का यह दौरा, जहां पीएम मोदी और नितिन नवीन से अहम मुलाकात कर सकते हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से सीएम करेंगे मुलाकात। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस बीच मुलाकातें हो सकती है, बातचीत हो सकती है। यूपी के दिल्ली दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद है। ब्रजेश पाठक ने नितिन नवीन से अहम मुलाकात की। साथ ही संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच सीएम का ये दिल्ली दौरा। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच सुर्खियों में है। दौरे के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात की। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस मौके पर दिल्ली में मौजूद है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक ने भी नितिन नवीन से अहम मुलाकात की। संगठन में संभावित बदलाव और रणनीति पर यह दौरा अहम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा जो काफी अहम माना जा रहा है। इस संगठन में बदलाव के बीच सीएम का ये दौरा, जहां पीएम मोदी और नितिन नवीन से भी खास मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी से भी सीएम योगी की अहम मुलाकात हो चुकी। इस दौरान काफी विषयों पर चर्चाएं हुई। सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से भी, नवीन से भी सीएम योगी की अहम मुलाकातें हुई। डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद। साथ ही इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। तो यहाँ आपको बताते चले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच सुर्खियों में है। दौरे के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात की। थोड़ी देर में इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, इसके पीछे कोई और ठोस राजनीतिक कारण है? देखिए पूजा, जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात ही एकमात्र बात नहीं है। लेकिन जहां पर अगर बात की जाए सियासी सरगर्मियों की, तो लगातार जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली में है, लगातार सीएम से मुलाकात सीएम की हुई है। और कहीं ना कहीं अभी प्रदेश राष्ट्रीय जो संगठन है उससे भी कुछ देर में मुलाकात कर सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात कर सकते हो। तमाम चाहे वो बात किया जाए तो तमाम मंत्रियों की बात की जाए तो उनसे मुलाकात हो सकती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दोनों डिप्टी सीएम है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, वो पहले से ही दिल्ली में है और लगातार संगठन को लेकर के जो संगठन के तमाम पदाधिकारी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से बात किया जाए संगठन और जो सरकार है उसमें जो बदलाव की बात है, कहीं ना कहीं तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही खरमास बीतेगा और उसके बाद ही जो संगठन के जो माफ करिए जो सरकार में जो 6 पद अभिरिक्त है मंत्रिमंडल में, वो कहीं ना कहीं भर सकते हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पीएम से मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसआईआर का जो एक बड़ा विषय है, उसको लेकर के जो आंकड़े हैं, वो भी मुलाकात उससे भी कहीं ना कहीं संभव हो सकती है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का एक योजनाओं का एक जिस तरीके के चलन पिछले 8.5 वर्षों 9 वर्षों से चला आ रहा है, एक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया है। वहीं अगर जिस तरीके से पूजा अगर बात की जाए, तो मुख्यमंत्री ने जब एक्स में पोस्ट किया है फोटोज को, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एसआईआर के जो आंकड़ा है वो उसमें दर्शाया जा सकता है। पीएम को वो जो एसआईआर की रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को जो सीएम है वो दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम विषय हैं, उनको लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, क्योंकि 1 घंटे की चर्चा एक शिष्टाचार मुलाकात की ओर नहीं इशारा करती, बल्कि संगठन और सरकार को लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं इशारा करती है। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर के विकास योजनाओं की बात की जाए, जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का काम गति में है, उसकी भी बात हो सकती है। और गंगा एक्सप्रेस वे एक बड़ा
यूपी सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट है वो सीएम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जो पीएम के साथ मुलाकात का दौर है वो समाप्त हुआ, और अगर बात किया जाए आगे के सीएम के कार्यक्रम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की बात किया जाए, ये तमाम संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बी एल संतोष, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महामंत्री जो अरुण सिंह है, उनसे भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती। तो ये बड़ी सरगर्मियां हैं चुनाव की। और जिस तरीके से बात की जाए यूपी में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, और जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम पहले से ही मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचे हुए, तो एक साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि संगठन और सरकार में एक बड़ा बदलाव 2027 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जी अमन, इसी को लेकर मैं जानना चाहूंगी, संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच शीर्ष नेतृत्व से लगातार ये जो बैठकें हो रही है, इनको कैसे देखा जाए? अब देखिए, अगर बात की जाए केंद्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अभी मौजूदा समय में कार्यकारी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक संगठन के तौर पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष अपनी जो टीम है, यानी कि अपने लोगों को, यानी कि जो संगठन में पूर्व समय से अच्छा काम कर रहे हैं या उनके जो चहेते लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो चर्चा है वो तेज हो गई है। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद से एकदम से उनको निर्विरोध जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो चुन लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगर बात की जाए तो लगातार किस पद पर किस व्यक्ति को कहां पर उसको नियुक्ति मिल जाए, एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को लेकर के अगर बात की जाए तो संगठन में लगातार जो भी व्यक्ति पुराने समय से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं संगठन हो चाहे सरकार हो, उनको एक जो उनका जो दायरा है वो कहीं ना कहीं उनका जो कर्तव्य, जो संगठन के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके प्रति लगातार कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। तो जिस तरीके से बात की जाए संगठन में बदलाव को लेकर के एक बड़ा प्रयास है। कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव के जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। पूजा जी अमन, एक और सवाल था मेरा कि पीएम मोदी से मुलाकात में क्या पूरी ये यूपी सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा भी हुई है? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से बात किया जाए, एसआईआर एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय पहलू है, जिस पर कहीं ना कहीं चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री ये इस बड़े अहम बिंदु पर बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं यूपी में जितनी विकास योजनाएं चल रही है, क्या कितनी विकास योजनाओं पर काम हुआ है, और जिस तरीके से बात किया जाए गंगा एक्सप्रेस में एक बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट उन्होंने भी पीएम को दी होगी मुख्यमंत्री ने। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं उसको लेकर के, क्योंकि विकास योजनाएं लगातार मुख्यमंत्री द्वारा सभी विकास योजनाओं की जो जांच रिपोर्ट है वो सभी अधिकारियों से लेते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये कहीं ना यूपी में एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने का जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ। तो उसके लिए एक बड़ी एक पहल थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसको केंद्र सरकार ने सराहा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, एक अपने आप में एक बड़ा पहलू दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए, विकास योजनाओं की बात की जाए, फिर तमाम विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की 1 घंटे तक सार्थक चर्चा हुई। कहीं ना कहीं उसके बाद जो तमाम विषय हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अपने जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बताई होगी। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी कि जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी पहुंचे, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अभी अगर बात किया जाए अब वो तो अब जिस तरीके से अगर बात किया जाए तब अब वो केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है। अब उनका संगठन में अब उनका जो पूर्व समय में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, अब वो केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे। तो कहीं ना कहीं संगठन से अब वो सरकार में केंद्र सरकार में चले गए हैं। तो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक मुख्यमंत्री की जो भूमिका है उस तरीके से शिष्टाचार मुलाकात की अगर बात की जाए तो शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर उनकी हुई है। और जिस तरीके से बात किया जाए केंद्रीय मंत्री और जो मुख्यमंत्री की एक मुलाकात है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक सीनियर मंत्री है, जिस तरीके से अगर
जेपी नड्डा की बात की जाए, सीनियर मंत्री हैं, संगठन में उनका एक पुराना इतिहास है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने लंबे राजनीतिक इतिहास से लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कुछ सीखा ही होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो व्यक्ति संगठन से सरकार में है या संगठन सरकार से संगठन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य सरकार और संगठन उसको बनाए रखने के लिए ये जो शिष्टाचार मुलाकातें हैं लगातार जारी रहती है और जारी रहेंगी। पूजा जी, अमन, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी क्या सत्ता संतुलन के संकेत देती है? निश्चित तौर पर देखिए 2027 चुनाव है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब 2024 का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की आशा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को, तो उस आशा उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड उतना सही नहीं रहा था, जिसको लेकर के चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या संगठन की बात की जाए, हर एक पहलू पर जो सभी पॉइंट्स हैं, जो सभी बॉक्सेस हैं, उनको टिक करने के लिए सभी जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन के लोग, सभी हर तरीके से अपने अपने बॉक्सेस को टिक कर रहे। और 27 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चुनाव है और चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के 1 साल का लगभग वक्त बचा है। तो जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज हो गई हैं और तैयारियों के बीच में किस तरीके से और बेहतर इस रिजल्ट को बनाया जाए, इसके लिए लगातार सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और तैयारियों का परिणाम 2027 के इलेक्शन में क्या कुछ निकल के आता है, ये तो वक्त की ही गर्भ में छुपा हुआ है। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए उनके नेतृत्व और साहसिक निर्णयों की सराहना भी की। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी के 94वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजय निषाद जी, संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, मुकेश राजपूत जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, सरदेव बाबू जी के परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबू जी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री
बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई, और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा। आजीवन उसे अपने जीवन। तो वहीं गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, गोरखपुर ने मुझे पार्षद डिप्टी मेयर बनाया। ये बयान सामने आया, जहां महाराजगंज से सांसद होने का सौभाग्य मिला। चौधरी का यह बयान, जहां मंत्री बनने का पार्टी ने अवसर दिया, तो वहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को लेकर निकल पड़ा हूं। उन्होंने ये बयान, अपने बयान में कहा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर में अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें पार्षद और डिप्टी मेयर बनाया गया। इसके बाद उन्हें महाराजगंज से सांसद बनने का भी सौभाग्य मिला। पंकज चौधरी ने बताया कि पार्टी ने उन्हें मंत्री बनने का अवसर भी दिया। उन्होंने कहा कि अब वे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। तो यहाँ आपको बताते चले, पंकज चौधरी का ये बयान जो है सामने आया है। राजनीतिक सफर को उन्होंने याद करते हुए ये बयान जो है दिया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए निकल पड़ा हूं, ये उनका बयान सामने आया।
तो वहीं प्रयागराज के कीटगंज इलाके में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस की छापेमारी में 4 लड़कियां और 5 लड़के गिरफ्तार किए गए। ये रैकेट एक महिला आईएएस के घर में संचालित किया जा रहा था। आरोपी सर्वेश द्विवेदी ने मकान किराए पर लिया था और महिला आईएएस को गुमराह कर रैकेट चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सरगना समेत 9 लोगों को मौके से हिरासत में लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एक किराए के मकान में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और एसीपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां से 5 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 5 पुरुष सभी प्रयागराज के निवासी हैं और 4 महिलाओं में से 2 प्रयागराज के निवासी हैं, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 3 महीने से इनका ये कार्य चल रहा था और अन्य सारी जो जानकारी हैं, सारी विस्तृत जानकारी जो डिटेल में पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएंगे। इन सभी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और एसीपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां से 5 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 5 पुरुष सभी प्रयागराज के निवासी हैं और 4 महिलाओं में से 2 प्रयागराज के निवासी हैं, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 3 महीने से इनका ये कार्य चल रहा था और अन्य सारी जो जानकारी हैं, सारी विस्तृत जानकारी जो डिटेल में पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएंगे। इन सभी को हिरासत में लेकर तो वहीं संपत्ति की बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते झांसी में सिपरी बाजार स्थित सफारा व्यापारियों ने अनोखा लेकिन सख्त फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं दिखाए जाएंगे या बेचे नहीं जाएंगे। इसमें बुर्का, घूंघट और नकाब भी शामिल है। व्यापारियों ने कहा कि जब से सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, चोरी की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी चोरी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज के बावजूद नकाब वाले चेहरों को पकड़ना मुश्किल हो गया है। इस वजह से दुकानों पर पोस्टर लगाकर ये नियम लागू किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।